हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। आप बोलेंगे तीनों चीज़ें क्यों विश कर रहे हो? मैं ऐसा ही हूँ, मेरा नेचर ही कुछ ऐसा है। ठीक है, देखो करें चाहे गुड मॉर्निंग, करें चाहे गुड इवनिंग, करें चाहे गुड आफ्टरनून, लेकिन हम आज केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का क्या नाम है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोल रहा हूँ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सभी लोग हेडिंग डालो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, फिर हम कॉन्सेंट्रेशन को समझते हैं और उसके बाद हम कॉन्सेंट्रेशन में कौन कौन से टर्म्स यूज करते हैं ना, कैसे कैसे आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो सॉल्यूशन के, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हेडिंग डालो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कर सकते हो। देखो कॉन्सेंट्रेशन कुछ नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन को समझने से पहले आपको किससे मिलना पड़ेगा? सॉल्यूशन से मिलना पड़ेगा। किससे? सॉल्यूशन से मिलना पड़ेगा, है ना। तो आप जानते हैं कि दो या दो से अधिक चीज़ों का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन, है ना। हम सॉल्यूशन को डिटेल में क्लासिफाई नहीं करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल ये याद रखो कि सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें तो मिनिमम होनी ही होनी चाहिए, एक घुलने वाली, एक घोलने वाला। अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लूँ तो आपने चीनी पानी का जो सॉल्यूशन बनता है तो उसको तो पिया ही पिया होगा। तो चीनी और पानी की अगर मैं बात करूँ तो चीनी क्या होती है? घुलती है ना। और पानी क्या होता है? चीनी को घोलता है। जो चीज़ सॉल्यूशन के अंदर घुल रही, मतलब जो चीज़ सॉल्वेंट के अंदर घुल रही होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। मतलब मेरे सिंपल वे में बोलूँ तो जो चीज़ घुलता है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जो चीज़ घोलता है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो हम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बना सकते हैं? उन दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन बना सकते हैं। चलो फिर आप क्या लिख सकते हो सॉल्यूशन को? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। बोलो, कर सकते हो? मिलकर क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, ये चीज़ क्या होता है? सॉल्यूशन के अंदर लोअर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जब आप चीनी पानी बनाते हो, मिक्स करने के बाद जो चीनी पानी का सॉल्यूशन बनाते हो तो चीनी को क्या डालते हो? कम। सॉल्यूट हमेशा सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? कम। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूशन के अंदर हायर अमाउंट में होता है। कर सकते हो? चलो, आपने सॉल्यूशन सीख लिया, लेकिन हम सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? कुछ नहीं होता। एक सॉल्यूशन के अंदर, ध्यान से सुनना, एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है वो भी कॉन्सेंट्रेशन होती है, या गिवन सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है उसे हम क्या बोलते हैं? उसकी कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर मैं चीनी पानी के बेस रिस्पेक्ट में समझाऊं, चीनी पानी का जो आप सॉल्यूशन बनाते हो, मतलब पानी के अंदर आपने चीनी कितनी डाली है, मतलब सॉल्यूट कितना डाला है ना। चीनी की अमाउंट अगर पानी के अंदर निकाल लें चीनी पानी के सॉल्यूशन में, वो क्या होगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। समझ सकते हो? चलो मैं कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करता हूं। ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होती है। ध्यान से बनना, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? दिस इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, या और करके लिख सकते हो इन सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। गिवन सॉल्वेंट के अंदर या गिवन सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं। कर सकते हो? चलो कॉपी करो। हम यहाँ पर कुछ कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स से हम आपको मिलवा रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको इरेज कर दूं? चलो इसको कॉपी करो फिर इरेज करते हैं। चलो इरेज कर दूं? बहुत बढ़िया। चलो हम यहाँ पर कुछ कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स समझने जा रहे हैं। हम यहाँ पर उन टर्म्स से मैथमेटिकली मिलेंगे। किससे? हम कुछ यहाँ पर
फॉर्मूले डिराइव करेंगे कॉन्सेंट्रेशन को निकालने के लिए। तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अलग अलग होते हैं, तो हेडिंग डालो टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन, हम यहाँ पर कुछ कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स से आपको मिलवा रहे हैं। आपने कुछ टर्म्स के बारे में सुना भी होगा। आपने मोलरिटी के बारे में सुना है। किसके बारे में? मोलरिटी के बारे में सुना है ना। दूसरा मोलरिटी होती है आपके पास, मोलरिटी है ना। अगला होता है आपके पास, थर्ड चीज़ होती है नॉर्मेलिटी, है ना, नॉर्मेलिटी। ठीक हो गया। अगला होता है आपके पास मोल फ्रैक्शन। क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। अगला होता है आपके पास कुछ और भी होता है, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। अगला होता है आपके पास वॉल्यूम परसेंटेज। क्या? वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, है ना। और भी टर्म्स होते हैं, जैसे पीपीएम भी होता है। पीपीएम मतलब पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, पीपीएम। इसको हम बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। कर सकते हो। तो हमारे पास कुछ कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए अलग अलग तरीके हैं। हम मोलरिटी से भी कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, मोलरिटी से भी, नॉर्मलिटी से भी, है ना, मोल फ्रैक्शन से भी, मास परसेंटेज से भी, वॉल्यूम परसेंटेज से भी और पीपीएम से। हम यहाँ पर कुछ मतलब इस टॉपिक के मतलब इस लेक्चर के अंदर इनमें से कुछ सेलेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को ही हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर मोलरिटी, मोलरिटी, है ना, नॉर्मलिटी, इन तीन चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी के जो टर्म्स हैं कॉन्सेंट्रेशन निकालने के, वो अगले लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं किसको, इसको कॉपी करो, फिर हम कुछ इनमें से कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही समझते हैं। इरेज कर दूँ? चलो बहुत बढ़िया। हम यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले मोलरिटी को। किसको? मोलरिटी को। हेडिंग डालो मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी कुछ नहीं होती। इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। टेंशन नहीं लेना, कहीं पर भी केमिस्ट्री में कैपिटल एम लिखा होगा सॉल्यूशन चैप्टर में, वो होगी आपकी मोलरिटी। कुछ नहीं होती। मोलरिटी क्या होती है? 1 लीटर, ध्यान से सुनना, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, है ना, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल हैं? क्या बोल रहा हूं? कितने मोल हैं? ध्यान से सुनना, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल हैं, उसी को आप क्या बोलते हो? मोलरिटी बोलते हो। चलो मैं इसको स्टेटमेंट फॉर्म में डिफाइन कर देता हूं। लिखो मोलरिटी इज द, मैं भी लिख रहा हूं, आप भी लिखो, लिखो मोलरिटी इज द, मोलरिटी is the number of, molarity is the number of moles of solute, moles of solute present in 1 liter of solution, present in 1 liter of solution। समझ रहे हो? कुछ नहीं है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल हैं, उसी को आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं इसको फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो इसको कॉपी करूं। चलो फॉर्मूले के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो जो मोलरिटी होती है वो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट होती है। मोलरिटी इक्वल टू होता है, ऊपर आप लिखना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस में लेना बेटा? इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
अगर आपको वॉल्यूम ml में दिया है, ध्यान से सुनना, अपॉन पे जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखना है ना बेटा, वो किस पे रखना है, ऑलवेज लीटर पे रखना है, समझ रहे हो। अगर वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में दिया है तो आपको लीटर पे कन्वर्ट करके करना पड़ेगा। अगर मान लो वॉल्यूम किस पे होता है, सपोज, चलो इसी फॉर्मूले को दूसरे फॉर्म में लिखता हूँ। अगर मान लो और करके ऐसे भी हो सकता है फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। मान लो वॉल्यूम आपका सॉल्यूशन का मिलीलीटर में दिया, तो आपको कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिलीलीटर को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1000 से डिवाइड करके। मिलीलीटर की वैल्यू को आप 1000 से डिवाइड कर लो, जो वैल्यू आएगी वो किसमें आएगी, लीटर में। तो इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर ml में है तो इस वैल्यू को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो 1000 से डिवाइड करोगे, तो जैसे ही आप 1000 से डिवाइड करोगे, ये 1000 कहाँ मल्टीप्लाई, ये अपॉन वाली चीज़ कहाँ चली जाएगी, यहाँ। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये 1000 क्यों है पता है ना, क्योंकि मिलीलीटर में अगर वैल्यू है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर आप क्या कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ये फॉर्मूला कॉपी करो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं, समझ सकते हो। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, कॉपी कर लो बहुत अच्छे से तरीके से। चलो कॉपी कर लिया ना। चलो अब हम डिस्कस कर रहे हैं मोलरिटी। चलो मोलरिटी को डिस्कस करने से पहले हम मोलरिटी की यूनिट से मिलते हैं। किससे, मोलरिटी की यूनिट से मिलते हैं। देखो फॉर्मूले की शक्ल देखो, तभी आप मोलरिटी की यूनिट निकाल सकते हो। मोलरिटी क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो किसमें बेटा, इन लीटर, समझ रहे हो। तो अगर मैं मोलरिटी की अगर यूनिट बोलूं तो ये क्या है, मोल्स, नीचे क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में। तो हम मोलरिटी की यूनिट क्या बनाएंगे, मोल्स पर लीटर। या अगर लीटर को आप जैसे मान लो ये लीटर में कुछ नहीं दिया ना, लीटर को अगर जब आप ऊपर ले जाओगे तो इसकी पावर 1 है ना, ऊपर जाने से क्या हो जाएगी, लीटर की पावर -1 हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले को या जो ये यूनिट है इसको हम कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। मोल्स लीटर इनवर्स, क्योंकि लीटर की पावर 1 है तो लीटर ऊपर जाएगा, तो 1 पॉजिटिव में है तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ये भी आप यूनिट यूज कर सकते हो, या तो मोल पर लीटर बोलो या मोल लीटर इनवर्स बोलो, कर सकते हो। चलो हम डिफाइन करने जा रहे हैं मोलरिटी को। चलो इसको इरेज कर रहा हूँ, हेडिंग डालो मोलरिटी। क्या डालो, मोलरिटी, मोलरिटी, मोलरिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। किससे, स्मॉल, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल m से। देखो बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मोलरिटी किससे, कैपिटल M से, मोलरिटी स्मॉल m से। किसको याद कैसे रखेंगे, लिटी का मतलब लिटिल वाला m याद रखना है। लिटिल वाले m से मतलब छोटा m जो होगा वो मोलरिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर छोटा m मोलरिटी को रिप्रेजेंट करता है तो बड़ा वाला जो कैपिटल M होगा वो मोलरिटी को, याद हो जाएगा। चलो तो मोलरिटी को भी डिफाइन करते हैं। ये कुछ नहीं होता, इसको भी समझते हैं। तो मोलरिटी क्या होती है, ये होती है नंबर ऑफ, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान से सुनना, जो मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, ध्यान रखना, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूट के मोल्स की नंबर होगी उसी को आप क्या बोलते हो, मोलरिटी, है ना। चलो अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है ये मोलरिटी है, ठीक है। इसके फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ
सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ, kg क्या होता है बेटा, मास ना, लीटर मिलीलीटर तो वॉल्यूम होते हैं, तो यहाँ पर मास से रिलेट करते हैं, किसके मास से, सॉल्वेंट के। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन kg, सॉल्वेंट इन kg। अगर मान लो यहाँ पर ग्राम पे मास दिया है सॉल्वेंट का, तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो kg बन जाएगा। तो आप अगर मान लो यहाँ पर ग्राम दे दिया जाता तो एक ग्राम की वैल्यू को 1000 से डिवाइड करो तो आपका क्या बन जाएगा, kg। तो इस फॉर्मूले को कभी कभी इस फॉर्म पे भी लिख, अगर यहाँ पर ग्राम लिख दूँ, अगर मान लो kg की जगह ग्राम लिख दूँ, तो आप क्या कर देना, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। kg मान लो kg का kg है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अगर ग्राम में रखना है आपको यहाँ, तो आप ऊपर क्या कर देना, 1000 से मल्टीप्लाई। चलो अभी मैं kg में ही रख रहा हूँ, और याद रखना ग्राम में दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, कर सकते हो। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो देखो यूनिट क्या होगी मोलैलिटी की, देखो ऊपर है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल और नीचे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, उसमें किसमें, kg में। ये होती है मोलैलिटी की यूनिट। क्या होती है, मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर kg। यहाँ पर देखो kg की पावर कुछ नहीं है तो 1, अगर इसको ऊपर ले जाऊं, जैसे आपने मोलैरिटी के फॉर्मूले में लीटर की पावर 1 को ऊपर ले जाने के क्या बोला, लीटर इनवर्स ना, वैसे ही kg को अगर ऊपर ले जाओगे तो इसकी यूनिट आप ये भी लिख सकते हो, क्या, मोल kg इनवर्स। मोल kg इनवर्स बोलो या मोल पर kg बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है, कर सकते हो मोलैरिटी और मोलैलिटी। चलो कॉपी करो, हम मोलैलिटी और मोलैरिटी में एक रिलेशन बता रहे हैं, रिलेशन नहीं मतलब कॉपी करो फिर समझते हैं कि मोलैलिटी और मोलैरिटी में टेम्परेचर का इफेक्ट किस में होता है। इरेज कर दूं, चलो बहुत बढ़िया, आपको आना चाहिए, धीरे धीरे कंसेप्ट पे फोकस करो, कुछ नहीं होती केमिस्ट्री, बहुत सिंपल चीजें हैं केमिस्ट्री में। आपके दिमाग में मिथ बनी रहती कि भाई केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट है, भाई बिल्कुल नहीं है। अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो धीरे धीरे समझ में आती रहेंगी चीजें, बेस क्लियर करवाने के लिए मैं यहाँ पर आपके साथ हूँ, समझ सकते हो, समझ आता है, चलो बहुत बढ़िया। चलो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। इफेक्ट, हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर इन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। जो टेम्परेचर का इफेक्ट है ना बेटा, टेम्परेचर घटाने या बढ़ाने से मोलैलिटी या मोलैरिटी में क्या फर्क आता है उसको समझते हैं। देखो जो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी जो होती है वो वॉल्यूम डिपेंडेंट है। अगर मैं मोलैरिटी के फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मास तो क्या होता है, जैसे मान लो 10 kg में कोई चीज दूं आपको, 10 kg अगर कोई चीज दूं उसको टेम्परेचर बढ़ा दो, मान लो 10 kg वाली चीज को गर्म कर रहे हो या ठंडा कर रहे हो, तो क्या 20 kg हो जाएगी, नहीं होगी ना। मास जो होता है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, जो मास होता है वो टेम्परेचर से मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप घर में 10 kg चीनी ला रहे हो, मतलब चीनी का मास कितना है 10 kg, आप उसको ठंडा करो गर्म करो, मतलब टेम्परेचर घटाओ बढ़ाओ, वो चेंज नहीं होने वाला, मास पे टेम्परेचर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर आप प्लास्टिक की मार्कर को ले रहे हो ना, सपोज ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है, क्या ले रहे हो आपके पास, सपोज ये मार्कर है, मार्कर का वॉल्यूम आपके पास दिख रहा है, कितना है वॉल्यूम, चेक तो नहीं किया बट वॉल्यूम है ना इसके पास कुछ ना कुछ। मार्कर को मैं गर्म करूं तो क्या हो जाएगा, थोड़ा फैलेगा ना, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ठंडा और गर्म करने से चेंज। मतलब वॉल्यूम तो डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पर, लेकिन मास टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता। अगर वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो टेम्परेचर घटाने और बढ़ाने से मोलैरिटी पर फर्क आएगा। किस पर, मोलैरिटी पर। क्यों, क्योंकि मोलैरिटी क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, और मोलैरिटी डिपेंड किस पर भी करती है, वॉल्यूम पर, ठीक है। और अगर मैं मोलैलिटी के फॉर्मूले की बात करूं तो मोलैलिटी के फॉर्मूले में मास है,
सॉल्वेंट का मास ले रहे हैं ना अपॉन पे, मास का टेम्परेचर डिपेंड होता है? बिल्कुल नहीं ना। अगर मास टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है तो टेम्परेचर घटाने और बढ़ाने से मोलरिटी पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं खाली लिख दे रहा हूं यहां पर कि टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है मोलरिटी पर नहीं होता है। अगर टेम्परेचर घटा और बढ़ा रहे हो तो मोलरिटी पर क्या होगा? इफेक्ट होगा। टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से मोलरिटी बदल जाएगी, टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से मोलरिटी में कोई भी फर्क नहीं आने वाला। कर सकते हो? चलो फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूं, फिर हम नए टर्म से मिलवाते हैं। उस टर्म्स का क्या नाम है? नॉर्मलिटी। चलो कॉपी करो। चलो कॉपी कर लिया, हेडिंग डालो नॉर्मलिटी। क्या डालोगे? नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या होती है? कुछ नहीं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से। समझ रहे हो? रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी जरूरी है आपको आना, ठीक है। नॉर्मलिटी ये क्या होती है? ये कुछ नहीं होती है। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ध्यान से सुनना, नॉर्मलिटी को मैं डिफाइन कर रहा हूं। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं? अभी समझेंगे क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं, उसी को आप क्या बोलते हो? नॉर्मलिटी। मैं डिफाइन कर रहा हूं इसको स्टेटमेंट फॉर्म पे। लिखो दिस इज द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट? अभी समझेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, कहां प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया। 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मलिटी। तो अगर मैं इसके फॉर्मूले को डिराइव करने चलूं, इसको कॉपी करो, फिर हम इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो जो नॉर्मलिटी होती है वो होती है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। GES का मतलब है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, नीचे क्या रखना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आपका नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है। समझ रहे हो? हम इस फॉर्मूले से और भी फॉर्मूले डिराइव करेंगे, लेकिन दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ नॉर्मलिटी। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमेशा लीटर में रखना है। समझ रहे हो? चलो तो हम इसी फॉर्मूले से नए फॉर्मूले जनरेट करते हैं। इसको मैं इरेज कर दूं। चलो नॉर्मलिटी n इक्वल टू क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलो हम उसी फॉर्मूले से नए फॉर्मूले जनरेट करते हैं। फॉर्मूला क्या था आपके पास? नॉर्मलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला आपके पास था। चलो अब समझते हैं ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है ना बेटा, ग्राम जो इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है? बता सकता है कोई? ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? वो होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास के बराबर। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जो सॉल्यूट है वो होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब जैसे हमने ग्राम इक्विवेलेंट को समझा था, वैसे ही हम इक्विवेलेंट मास को भी समझेंगे। नया टर्म्स आ गया आपके पास, इक्विवेलेंट मास। EM क्या? देखो जी, ग्राम इक्विवेलेंट क्या था? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब हम इक्विवेलेंट मास को भी समझते हैं। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? ये होता है मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मोलर वेट हम MO से दिखाते हैं ना। मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन N फैक्टर। नए नए टर्म्स आ रहे हैं, अगर फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूं तो नए नए आ रहे हैं। देखो ग्राम इक्विवेलेंट था, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। जैसे इक्विवेलेंट मास को हमने समझा, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन N फैक्टर। इस फॉर्मूले में भी एक नया टर्म्स आपको मिला जिसको हम बोलते हैं N फैक्टर।
इसको भी समझेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले हम फाइनलाइज फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी डिफाइन करते हैं। देखो इस फॉर्मूले को आप जब इसमें रखोगे, ध्यान से रखना, इस फॉर्मूले को मैं इसकी जगह रख रहा हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट की जगह आप क्या रख सकते हो, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन इक्विवेलेंट मास। जब मैं ग्राम इक्विवेलेंट की जगह इस फॉर्मूले में, ग्राम इक्विवेलेंट की जगह इस फॉर्मूले में W/EM रखता हूँ तो क्या बनता है, ध्यान से बनना। इसको थोड़ी देर के लिए इरेज कर दूं, ये वाला फॉर्मूला आप दिमाग में रख लो और कॉपी में नोट कर लो। EM इक्वल टू क्या होता है, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन n फैक्टर। ठीक है, चलो इसको थोड़ी देर के लिए इरेज करते हैं ताकि एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पर रख दो। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो अगर मैं इस वैल्यू को उसमें रखूं तो आपका एक फॉर्मूला बनता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला जनरेट होगा ना, जैसे ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई होगी, ये वैल्यू क्या जाएगी ऊपर, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किस फॉर्म में, वॉल्यूम इन लीटर में। समझ रहे हो, ये फॉर्मूला जनरेट हो गया, एक ये फॉर्मूला जनरेट हो गया। अब इस फॉर्मूले से एक नया फॉर्मूला और जनरेट कर सकते हो, EM की वैल्यू रखकर। EM की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, क्या थी, EM की वैल्यू थी मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन n फैक्टर, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन n फैक्टर। ठीक है, EM की वैल्यू थी, EM की वैल्यू ये मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन n फैक्टर रखो यहाँ पर, तो एक नया फॉर्मूला और जनरेट होगा। फॉर्मूले बनाते रहना है, ये स्टार से मैं दिखा रहा हूँ, ये काम के फॉर्मूले बेटा, आपको न्यूमेरिकली पर्पस के लिए बहुत काम आएंगे। चलो इस फॉर्मूले में EM की वैल्यू रखो तो एक फॉर्मूला और बनेगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू W/EM की जगह आप क्या रख सकते हो, m0 अपॉन n फैक्टर, है ना, इनटू ये तो आपका VL तो था ही, समझ रहे हो, ये था। अब इस वैल्यू को अपॉन में ना यहाँ ले जा सकते हो आप, तो आपका क्या बनेगा, और ये वैल्यू जब यहाँ जाएगी तो फाइनलाइज फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो क्या बनेगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू बनेगा वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू ये n फैक्टर यहाँ जाएगा, n फैक्टर अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू VL, m0 इनटू VL। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, इसको भी मैं स्टार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। समझ रहे हो, इस फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते, कब, जब आप EM की वैल्यू रखोगे। EM की वैल्यू रखी कितनी, m0 अपॉन n फैक्टर, तो इससे ये बना, इससे आप ये बना दिया, समझ सकते हो। चलो ये करो, चलो इसको मैं इरेज कर दूं, चलो बहुत बढ़िया। तो आपने 3-4 फॉर्मूले जनरेट कर दिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सबसे ज़्यादा काम में ये वाला लिया जाता है, इस पर ज़्यादा फोकस करो। चलो इससे मैं एक फाइनलाइज फॉर्मूला और बना रहा हूँ, देखो ये है वेट ऑफ सॉल्यूट, ध्यान से सुनना, ये है वेट ऑफ सॉल्यूट, ये है मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट क्या होता है, मोल्स। देखो इसको मैं मोल्स लिखता हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या होता है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो एक फॉर्मूला हमने मोलरिटी में डिफाइन किया था, मोलरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैं इतने टर्म्स को मोलरिटी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। जो ये टर्म्स दिख रहे हैं यहाँ पर, इसको मैं मोलरिटी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये वेट ऑफ सॉल्यूट, ये मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, दिस इज मोल, ये क्या हो जाएगा मोल, अपॉन में क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मोलरिटी। तो फाइनलाइज अगर मैं फॉर्मूला बनाऊँ, इससे एक फॉर्मूला बनेगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू हो जाएगा मोलरिटी, मोलरिटी इंटू क्या, n फैक्टर, मोलरिटी इंटू n फैक्टर, समझ सकते हो, n फैक्टर। ये आपका फाइनलाइज फॉर्मूला है। तो जितने भी फॉर्मूले मैंने यहाँ पर यूज किए, उनको आपको यूज करना आना चाहिए, समझ रहे हो। ये मोलरिटी कहाँ से आई, ये और ये, इसको मैं मोलरिटी लिख सकता हूँ, और ये अगर मोलरिटी लिख दी तो बचा क्या, ये, तो मोलरिटी इंटू क्या हो जाएगा, n फैक्टर। चलो इसको इरेज करो, फिर हम यहाँ पर एक नए टर्म से मिलवाते हैं, n फैक्टर से। चलो इरेज कर दो, बहुत बढ़िया, हेडिंग डालो n फैक्टर। तो यहाँ पर हम n फैक्टर अलग अलग चीज़ों के लिए डिस्कस करेंगे।
हम एसिड के केस में एन फैक्टर निकालना सीखेंगे, बेस के केस में एन फैक्टर निकालना सीखेंगे और सॉल्ट के केस में एन फैक्टर निकालना सीखेंगे। समझ सकते हो? हेडिंग डालो एन फैक्टर। एन फैक्टर हम एन फैक्टर तीन चीज़ों के लिए अलग अलग डिस्कस करेंगे। फॉर एसिड, दूसरा बेस, तीसरा हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट के लिए। अभी मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, इन तीनों के लिए आप एग्जाम्पल से समझोगे तो एन फैक्टर को निकालना सीख सकते हो। चलो हम पहले एसिड के लिए सीखते हैं, ठीक है? तो एसिड के लिए क्या होता है, देखो फॉर एसिड क्या करता है भाई, देखो एन फैक्टर ऑफ एसिड निकालना है तो ध्यान दें आपकी एसिड, हर एसिड क्या करता है वाटर के अंदर, हर एसिड क्या करता है वाटर के अंदर H+ आयन देता है। क्या देता है? H+ आयन। कोई भी एसिड पानी के अंदर जितने H+ आयन दे रहा है, ध्यान से समझना, एसिड के लिए अगर आपको एन फैक्टर डिफाइन करना है, अगर एसिड के लिए एन फैक्टर डिफाइन करना है तो एसिड आप जानते हैं पानी के अंदर H+ आयन देता है। कोई भी एसिड पानी के अंदर जितने H+ आयन देगा, 2 दे रहा है, 3 दे रहा है ना, तो उसी के बेसिस, नंबर ऑफ H+ आयन के बेसिस पे आप एसिड के केस में एन फैक्टर निकाल सकते हो, ठीक है? नंबर ऑफ डिफाइन कर लो, एसिड के केस में लिखो दिस इज द नंबर ऑफ H+ आयन present in aqueous medium, पानी, एक्वस का मतलब पानी, एक्वस मीडियम में नंबर ऑफ H+ आयन कितने हैं, वही हम क्या बोलते हैं एसिड के लिए एन फैक्टर बोलते हैं। और जितने H+ आयन कोई एसिड पानी के अंदर देता है, ध्यान से सुनना, कोई भी एसिड पानी के अंदर जितने H+ आयन देगा वो उसकी बेसिसिटी होती है। अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ एसिड, कुछ नहीं होता, एक एसिड पानी के अंदर कितने H+ आयन दे रहा है वो उस एसिड की क्या होती है बेसिसिटी। अगर कोई एसिड पानी के अंदर 2 H+ आयन दे रहा है तो उस एसिड की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 2। कोई एसिड पानी के अंदर 1 H+ आयन दे रहा है, उस एसिड की बेसिसिटी कितनी होगी 1, ठीक है? तो एन फैक्टर फॉर एसिड आप लिख सकते हैं, एन फैक्टर ऑफ एसिड का मतलब होता है बेसिसिटी ऑफ एसिड। चलो मैं एग्जांपल लेता हूं, कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि उसका एन फैक्टर कितना होगा। इरेज कर दो इसको, ठीक है? एक एग्जांपल लेते हैं एसिड की बेसिसिटी या एन फैक्टर निकालने के लिए। तो मान लो एक फॉर्मूला ले रहा हूँ एसिड का HCl, एक फॉर्मूला ले रहा हूँ H2SO4, एक ले रहा हूँ आपके पास HNO3। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपके पेट में भी होता है, ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, H2SO4, ये आपका नाइट्रिक एसिड। आप जानते हैं HCl पानी के अंदर 1 H+ आयन देता है। क्या देता है? 1 H+ आयन। मतलब इस एसिड के लिए बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? बेसिसिटी कितनी होगी 1। जितने H+ देगा वो बेसिसिटी, और जितनी बेसिसिटी होती है वही उसका क्या होता है एन फैक्टर होता है। बताओ फिर HCl के केस के लिए कितने H+1 दिए इसने? 1 H+। अगर 1 H+ दिया है तो बेसिसिटी 1, बेसिसिटी अगर 1 है एसिड की तो उसका एन फैक्टर भी क्या होगा 1 होगा। तो H2SO4 जानते हैं ये 2 H+ आयन देता है। कितने H+ आयन? H+ आयन कितने देता है 2। अगर ये 2 H+ आयन देता है तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 2, और एन फैक्टर कितना हो जाएगा? एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। HNO3 1 H+ आयन देता है। अगर 1 H+ आयन देता है तो आपकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी HNO3 के लिए? 1 अगर H+ आयन देता है तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 1। अगर बेसिसिटी 1 है तो एन फैक्टर भी क्या होगा 1। एसिड के लिए निकाल सकते हो बेसिसिटी, और बेसिसिटी अगर आपको पता है तो आप एन फैक्टर भी निकाल सकते हो। इरेज कर दूं? चलो अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेस के लिए एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। सिंपल, एसिड पानी में H+ देता है तो नंबर ऑफ H+ आयन, जो पानी के अंदर H+ आयन है एसिड के, है ना, वो उसके क्या होंगे एन फैक्टर। वैसे ही बेस के लिए क्या होगा? बेस के लिए अगर आपको एन फैक्टर निकालना है, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन, आप जानते हैं बेस क्या देता है OH माइनस, तो नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन
इन एक्वस सॉल्यूशन, एक बेस पानी के अंदर कितने OH नेगेटिव आयन देता है, वही उस बेस के लिए क्या होता है, एन फैक्टर। और बेस के लिए एक टर्म्स डिफाइन होता है जिसको हम बोलते हैं एसिडिटी। कोई एसिड पानी के अंदर जितने H+ आयन दे रहा होगा वो उस एसिड की होगी बेसिसिटी, समझ रहे हो। लेकिन अगर बेस की मैं बात करूं तो कोई बेस पानी के अंदर कितने OH- आयन दे रहा है, वो उस बेस की होती है एसिडिटी, समझ रहे हो। तो चलो एक दो एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको बेस की एसिडिटी पता है, बेस की अगर एसिडिटी पता है तो आप उसके लिए एन फैक्टर भी निकाल सकते हो। एक बेस ले रहा हूं आपके पास NaOH, एक बेस ले रहा हूं आपके पास KOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक ले रहा हूं आपके पास MgOH का होल ट्वाइस, इसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोल सकते हो, टेंशन नहीं लेना। आप जानते हैं पानी के अंदर एक OH- आयन देता है, ये पानी के अंदर ये भी क्या करता है, एक OH- आयन देता है। ये पानी के अंदर देखो 2 H है ना, तो ये कितने OH- देता है पानी के अंदर, 2 OH- देता है। जितने OH- कोई बेस पानी के अंदर दे रहा होता है वो उसकी क्या होती है, एसिडिटी होती है। तो NaOH के केस में अगर NaOH की एसिडिटी पूछूं तो कितनी है, 1। KOH के केस में KOH की अगर एसिडिटी पूछूं तो 1। MgOH के होल ट्वाइस में एसिडिटी कितनी है बेटा, 2 है। तो जितनी एसिडिटी होती है बेस के लिए वही उसका एन फैक्टर होता है। बताओ NaOH के लिए क्या है, एसिडिटी 1, तो एन फैक्टर भी 1। इसके लिए भी कितना एन फैक्टर, 1। देखो MgOH के होल ट्वाइस ने 2 H- दिए हैं, तो एन फैक्टर MgOH के होल ट्वाइस के लिए कितना होगा, 2। बेस के लिए भी एन फैक्टर निकाल सकते हो, बहुत बढ़िया। चलो अब हम बात करते हैं सॉल्ट के लिए एन फैक्टर निकालना। किसके लिए, सॉल्ट के लिए एन फैक्टर निकालना। एग्जाम्पल से समझेंगे, सॉल्ट के लिए एन फैक्टर निकालना। सॉल्ट, इसके लिए कैसे निकलता है एन फैक्टर, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं NaCl, ठीक है, और दूसरा ले रहा हूं मैं आपके पास MgCl2, ठीक है। एक और ले रहा हूं सॉल्ट CuSO4, ये चीज आप जानते हैं, ये सॉल्ट है आपके पास, ये पानी के अंदर डिसोसिएट होगा, ये भी पानी के अंदर, सबके सब पानी के अंदर डिसोसिएट होगा। तो सॉल्ट के लिए एन फैक्टर कैसे डिफाइन होता है, सिंपली एक सॉल्ट डिसोसिएट होने के बाद, मतलब जब ये टूटेगा तो एक सॉल्ट डिसोसिएट होने के बाद सॉल्ट के जो आयन बनेंगे ना, सॉल्ट के जो आयन बनेंगे उन आयनों के ऊपर चार्ज कितना है, एक पॉजिटिव चार्ज है उस आयन में, 2 पॉजिटिव है ना, या एक नेगेटिव चार्ज है या 2 नेगेटिव चार्ज है, उसके बेसिस पे सॉल्ट का एन फैक्टर निकाला जाए। चलो मैं समझाता हूं उसको। तो NaCl अगर टूटता है तो क्या बनाता है, Na पॉजिटिव, आप जानते हैं Cl नेगेटिव बना, ये टूटेगा तो Mg2+ बनाएगा, और 2+ निकल रहा तो Cl कितने बनेंगे, इतने। वैसे कोवेलेंट टाइप का होता है, परफेक्टली आपका आयनिक नहीं होता। अगर ये मैं तोड़ूं तो Cu पे बनेगा 2+ और SO4 पे बनेगा 2-। अगर मैं इसके लिए NaCl के लिए एन फैक्टर पूछूं, चाहे आप पॉजिटिव आयन के ऊपर मैक्सिमम चार्ज देख लो, चाहे आप नेगेटिव आयन के हिसाब से डिफाइन करो, आप किसी से भी एन फैक्टर निकाल सकते हो। लेकिन ध्यान रखना एन फैक्टर नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। आप ये चार्ज देख के कहीं बोल रहे हो कि भाई NaCl का एन फैक्टर इस चार्ज को देख के कर रहे हो कि -1 आ रहा है ना। हमेशा एन फैक्टर को पॉजिटिव ही लेना है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ऑलवेज आपको एन फैक्टर को पॉजिटिव भी लेना है, समझ रहे हो। चलो फिर अगर मैं NaCl के केस में बोलूं, चाहे इससे डिफाइन करो नंबर ऑफ चार्ज, तो बताओ Na पॉजिटिव पे कितना चार्ज है, 1। इसके हिसाब से भी आप डिफाइन कर सकते हैं एन फैक्टर। Cl पे कितना चार्ज है, -1। तो आपको चार्ज की नंबर देखनी है, साइन वाइन नहीं देखना है, तो इसके हिसाब से भी आप डिफाइन कर सकते हो। इस पे भी चार्ज कितना है, 1, इस पे भी क्या है, 1। तो आप इससे डिफाइन करो एन फैक्टर, चाहे इससे, तो बताओ नंबर ऑफ मैक्सिमम चार्ज कितना है, 1 ना। तो NaCl के लिए एन फैक्टर कितना होगा, 1। अगर मैं इसको तोड़ रहा हूं तो चार्ज कितना आ रहा है पर्टिकुलर आयन पे, 2 ना, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, 2। आप इसके बेसिस पे भी 2 माइनस है ना, 2 और माइनस को नहीं लेना है, 2 ही लेना है, तो इसके बेसिस भी एन फैक्टर 2 आएगा, इससे भी। अगर मैं इसको तोड़ रहा हूं तो Cu पे कितना चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज, तो मैक्सिमम चार्ज 2 + 2 है ना, तो इसके लिए एन फैक्टर कितना है, 2। चाहे इसके बेसिस पे करो, कितना चार्ज आ रहा है, -2, माइनस तो ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ 2 को देखो, तो एन फैक्टर कितना आ रहा है सॉल्ट के केस में, 2 आ रहा है। बोलो कर सकते हो। चलो हमने आज कॉन्सेंट्रेशन के कुछ टर्म्स सीखे,
मोलरिटी से आपको मिलवाया, मोलरिटी से आपको मिलवाया है ना, और आपके पास नॉर्मलिटी से भी मिलवाया, समझ सकते हो। चलो इतनी चीज करो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेंट्रेशन सम से हम आपको मिलवाएंगे। और अगर आपको वीडियो ठीक लगती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो एंड appreciating my YouTube channel. Thank you.